हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी। तो हमने लास्ट के सारे वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटेन में जो है बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन होने के कारण वहां पर सबसे पहले पूरी दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सेटअप हुआ था। और बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस में क्या क्या आते थे, पॉलिटिकल सिचुएशन आते थे, पैसा आता था, कैपिटल आता था, लेबर आता था, मशीन आता था। ये सारे के सारे कंडीशंस जो है ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, जिसके कारण से ब्रिटेन में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था कि उसको कॉम्पीट करने वाला उस समय कोई नहीं बचा हुआ था। तो अब बाकी यूरोप के जो लोग थे वो देखने लगे कि ब्रिटेन जो है किस तरीके से इन सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा अमीर बनता जा रहा है। तो वो अगर कोई आपका पड़ोसी कुछ नया काम करके अगर अमीर होता जा रहा है तो आप भी क्या करोगे, उसके जैसा कुछ काम करने की कोशिश करोगे कि नहीं? आप भी पैसा कमाने की कोशिश करोगे, उसके बराबर तो नहीं लेकिन कम से कम उसका हाफ या उसके जैसा कुछ काम करने की कोशिश करोगे। सेम सिचुएशन उस समय यूरोप के अलग कंट्रीज की थी। वो लोग ब्रिटेन को देख रहे थे कि ब्रिटेन में किस तरीके से कैपिटल आ रहा है और उसी का कॉपी करना चाहता था कौन? जर्मनी। तो अब हम लोग देखते हैं द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी। जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा ब्रिटेन में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब उसी को देखकर जर्मनी में भी जो है क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्टार्ट होगा। Britain's industrial revolution changed its economy in significant way. It was Europe's first industrial revolution. ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसने पूरा का पूरा इकोनॉमी को ही चेंज कर दिया यूरोप का। ठीक है, यूरोप का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन या कहें पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इट हेल्प द नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक माइट। और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में ब्रिटेन जो है अपना एक वजूद कायम कर सका था, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। बहुत सारा पैसा ब्रिटेन के पास था और बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स भी ब्रिटेन के पास थे। वो सब पॉसिबल हो पाया था किसके कारण से? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही। अदर यूरोपियन कंट्रीज सॉट टू फॉलो इट्स एग्जाम्पल एंड बिगेन इंडस्ट्रियलाइजिंग देयर इकोनॉमिक। और इसी ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है देखते हुए बाकी दुनिया के अलग कंट्रीज ने भी क्या किया, इसको फॉलो करने का कोशिश किया। हाउएवर द पॉलिटिकल सिचुएशन इन दिस कंट्रीज इन 1830 डिड नॉट इनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन बाकी सारे दुनिया के कंट्रीज ने जो है क्या किया, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल को कॉपी करने का या एडॉप्ट करने का कोशिश तो किया, लेकिन जिन जिन कंट्रीज ने इसको एडॉप्ट करने की कोशिश किया वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा नहीं था जिसके कारण से वो इन फेवरेबल कंडीशंस को क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके और अपने यहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर सके। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने का बहुत बड़ा एक रीजन था पॉलिटिकल सिचुएशन। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूलर होता था, एक ही करेंसी होती थी, एक ही मेजरमेंट का सिस्टम होता था, एक ही टैक्स का लॉ होता था, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। वो सारे सिचुएशन जो है अदर कंट्रीज में नहीं था, मतलब पॉलिटिकली वो यूनाइटेड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी एंड इटली वर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। वो देखो ब्रिटेन पूरा का पूरा क्या था, एक ही राजा के अंडर में आता था, लेकिन जो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जो और भी यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कॉपी करना चाहते थे, उसके मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते थे, वहां पर यूनिफिकेशन नहीं था। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वो जो नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट में बटे हुए थे, तो काफी सारे छोटे छोटे स्टेट्स में जब बटे हुए होंगे तो हर स्टेट की अपनी अलग करेंसी होगी, अपना एक अलग रूल होगा होगा कि नहीं? हर छोटे छोटे स्टेट का अपना अपना रूल था। तो वहां पर मोर देन 200 जो है क्या थे, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे। तो 200 स्टेट के 200 अलग अलग रूल्स होंगे, अलग अलग रेगुलेशंस होंगे। तो इसके कारण से जो है इटली और जर्मनी में इतना फास्ट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नहीं हो पाया, 1830 के आसपास नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जाके जब ब्रिटेन और इटली का जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ 1871, these countries unified into the constitutional monarchies creating more conducive condition for industrialization।
पहले 1871 से पहले क्या था कि इटली और ब्रिटेन जर्मनी जो थे वो बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने थे, स्टेट्स में बटे हुए थे। अब ये सारे स्टेट जब एक साथ आएंगे तभी तो आप कोई नया चीज इंप्लीमेंट कर पाओगे ना। लेकिन 1871 में क्या हुआ, ब्रिटेन बोल रहा हूं सॉरी, जर्मनी और इटली का क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ। वो सब जो है अब एक ही राजा के अंडर में आए। जैसे ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स जो था वो एक ही राजा के अंडर में था ना, उसी तरीके से जर्मनी और इटली के जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स जो थे अब वो एक ही राजा के अंडर में आ गए। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, वो हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, कोई किंग होगा या कोई किंग की फैमिली का होगा। लेकिन वहां पर प्रॉपर इलेक्शन होंगे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होगा। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे ब्रिटेन में जो है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं और बेसिकली सारा का सारा पावर कंट्री का वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। लेकिन ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं ना, वो वहां के क्या होते हैं, प्रिंस या वहां की क्वीन होती है। तो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है ना और प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हमारे यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हुआ, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक ही परिवार से होगा, बल्कि वहां बाकी सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम होंगे ही। प्राइम मिनिस्टर होगा, फॉरेन मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होगा, सारे के सारे पूरे इलेक्शन के थ्रू ही होंगे। लेकिन नाम मात्र का वहां का जो हेड पर्सन होगा वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। तो इटली और जर्मनी में यही हुआ। इटली और जर्मनी में नाम मात्र के जो हेड ऑफ स्टेट थे वो किंग थे। बाकी जर्मनी और इटली में प्रॉपर इलेक्शन होता था और प्रॉपर इलेक्शन होने के कारण वहां पर प्राइम मिनिस्टर या चांसलर जो है इस तरीके के पोस्ट जो है बनते थे। समझ में आ गया होगा आई होप। मैं एक बार आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। कॉन्स्टिट्यूशनल देखो दो वर्ड से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल और मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि उस कंट्री का हेड जो होगा वो एक ही फैमिली से होगा, एक ही फैमिली से होगा। जैसे एक पापा है, जैसे एक फादर है, ठीक है। ये फादर क्या थे, हेड ऑफ स्टेट थे। फिर अगली बार हेड ऑफ स्टेट कौन बनेगा, इसका बेटा बनेगा। फिर अगली बार हेड ऑफ स्टेट कौन बनेगा, इसका बेटा बनेगा। इसकी बेटी जो होगी वो डॉटर होगी, वो बनेगी। फिर इसमें अगला कौन होगा, या तो इसका सन होगा या तो इसको डॉटर होगा। मतलब नाम मात्र का जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो एक ही फैमिली से होगा, उसको बोलते हैं मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, ये भले ही नाम मात्र के रहेंगे लेकिन रियल पावर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास होगा, ठीक है, रियल पावर। तो उस रियल पावर के लिए इलेक्शन होता है। तो ऐसे कंट्रीज जहां पर इलेक्शन भी होते हैं और किसी एक फैमिली का पूरा जो हायरार्की होता है वो हेड ऑफ स्टेट बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, अभी ब्रिटेन में जो है एलिजाबेथ जो सेकंड है उनकी डेथ हुई है, 1-2 महीने पहले की ही बात है। तो जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो अभी वहां के क्या बने हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है बने हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता होगा कि इंडियन ओरिजिन का भी ऋषि सुनाक है। तो ऋषि सुनाक के पास सारा का सारा पावर है ब्रिटेन का, लेकिन नाम मात्र का जो हेड है वो प्रिंस चार्ल्स है। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है ना, हमारे यहाँ रिपब्लिक है। इसीलिए हम अपने इंडिया को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं। Two obstacles still stood in the way of speeding up their industrialization. The first problem was that was difficult for them to compete with the Britain. अब देखो इटली और जर्मनी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें चल रही थी तो उनके सामने दो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम क्या था, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्पीट विद द ब्रिटेन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रिटेन को उस समय कॉम्पीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो डेवलपमेंट भी सबसे पहले वही होगा। तो वहां पर इतना ज्यादा इस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था कि उसको कॉम्पीट करना इम्पॉसिबल हो गया था। जैसे अभी इंडिया में जियो, जो आपके फोन जो यूज हो रहा है उसमें जियो का सिम लगा हुआ है, तो जियो का सिम जैसे जियो का पूरे इंडिया के सारे कस्टमर के साथ क्या है, मोनोपोली है।
अचानक से कोई एक नई कंपनी खड़ी होगी और जियो को टक्कर देगी और सारे कस्टमर को जियो का भगा देगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरीके का इटली और जर्मनी के सामने क्वेश्चन था, जो इतने सालों में ब्रिटेन जो है अपना मार्केट बना कर रखा हुआ है, अपने यहां इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके रखा हुआ है, उसको इतनी आसानी से जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। Which had industrialized strongly and captured the international market for industrial goods। और ब्रिटेन ऐसा था जिसके यहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और वो भी कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। वहां पर स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाली मशीनें चालू हो गई थी। तो सोच सकते हो कि इस लेवल का जो है क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। और उसने पूरे अपने इंटरनेशनल अपने सामान को बेचने के लिए पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर करके जो है रखा हुआ था। In fact, it was almost impossible to break Britain's monopoly in the textile industry। खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन को कॉम्पीट कर पाना तो इम्पॉसिबल था। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं कि मोबाइल सिम के फील्ड में जियो को कॉम्पीट कर पाना इंडिया में अभी इम्पॉसिबल है। The second problem was that these countries did not have a strong capitalist class with the capital and experience। पहला प्रॉब्लम तो यही था कि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका था कि उनको कॉम्पीट कर पाना इम्पॉसिबल था। दूसरा, जिस तरीके से ब्रिटेन में बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग होते थे, बहुत सारे मर्चेंट लोग होते थे, जिनके पास काफी सारा क्या होता था, पैसा होता था, वो पैसा जो है अब यहां पर इटली और जर्मनी के लोगों के पास जो है नहीं था। मतलब पैसे तो थे लेकिन इस हद तक पैसे नहीं थे जिसको वो इन्वेस्ट करके क्या कर सके, एक नया फैक्ट्री या एक नया इंडस्ट्री जो है एस्टैब्लिश कर सके। तो दो मेन प्रॉब्लम इनके सामने यही थी, एक तो ब्रिटेन के जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं कर पाना, दूसरा पैसे की कमी होना। लेट अस सी हाउ जर्मनी एड्रेस दीज टू प्रॉब्लम। At the time of the French Revolution, the country was divided into more than 300 small states। अब देखो ये जो दो मेजर प्रॉब्लम थे ना जर्मनी के सामने, इसको जो है किस तरीके से जो है जर्मनी ने जो है क्या किया था, इस प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व किया था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था उस समय जो है जो पूरा का पूरा जो कंट्री है वो 300 से ज्यादा छोटे छोटे स्टेट्स में जो है क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। After the defeat of Napoleon in 1815, when European countries were reorganized, Germany was left with the about 39 states। जिस जर्मनी में पहले 300 से ज्यादा छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, जब नेपोलियन हार गया, क्योंकि नेपोलियन जो होता था फ्रेंच का किंग था एक तरीके से, तो जो नेपोलियन है जब वो हार जाता है 1815 में, तो अब जो जर्मनी 300 छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 39 स्टेट्स में जो है क्या हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। Soon these 39 German speaking states formed a loose federation। और ये जो 39 जो स्टेट्स बचे जहां पर जर्मन लैंग्वेज बोला जाता था, इन्होंने अपना फेडरेशन बनाना चालू कर दिया। और ये जो भी 39 स्टेट्स जो बचे हुए थे, इन 39 स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट जो था वो कौन था प्रूशिया था। इट ट्राइड टू फोर्स द फेडरेशन इनटू अ सिंगल यूनिट अंडर इट्स पॉलिटिकल अम्ब्रेला। और ये जो प्रूशिया था ये क्या चाहता था कि जितने भी बाकी जो 38 छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स बचे वो सारे स्टेट प्रूशिया के अंडर में आ जाए और प्रूशिया जो होए वो एक नया कंट्री बन जाए, ये चाहता था। क्योंकि प्रूशिया के पास बहुत सारा कैपिटल था, बहुत सारे आर्मी मैन थे और बहुत सारे पावरफुल लोग यहाँ पे थे, इसीलिए प्रूशिया के अंडर में बाकी सारे 38 स्टेट्स को लाना चाहते थे इन लोग। One of the state Prussia took was to form an economic union in 1834। It reduced the tariff barrier to trade and reform its currency system। फिर प्रूशिया ने क्या किया, ब्रिटेन की तरह जो है इन्होंने जो है अपने यहाँ इकोनॉमिक चेंजेस किए। इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि पहले कोई सामान प्रूशिया पर आता था या प्रूशिया से बाहर जाता था तो उस पर ज्यादा टैक्स लगते थे, हैवी टैक्स लगता था जिसको टैरिफ बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस टैरिफ को जो है कम कर दिया और वहां पर जैसे पहले जो होते थे बार्टर सिस्टम चलता था, यहां पर भी अब उस बार्टर सिस्टम को इन्होंने फिर से चेंज करके यहां भी कौन सा सिस्टम लागू कर दिया, करेंसी सिस्टम लागू कर दिया। It also tried to end the control of the feudal landowners over the economy। साथ ही साथ प्रूशिया की गवर्नमेंट ने यह कोशिश किया कि जितने भी लैंड ओनर्स जो होते थे उनको ज्यादा पावर ना मिले। It abolished the feudal practice of the serfdom and the carried out land reforms। The tenant peasant were freed from the clutches of the feudal landowners। इसके अलावा क्या हुआ कि प्रूशिया ने एक और नया चेंजेस किया।
पहले जितने भी छोटे छोटे जब पीजेंट होते थे, किसान होते थे, वो लैंड ओनर के अंडर ही क्या करते थे, काम करते थे। उनकी जमीन को लेकर उन पर खेती करते थे और प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो लैंड ओनर्स को वापस करते थे। अब इस सिस्टम को प्रूशिया ने खत्म कर दिया। अब उन्होंने बोला कि जो जिस जगह पर खेती कर रहा है वो खेत सिर्फ उसी का होगा, वो पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किए। अब ये जो लैंड ओनर्स जो होते थे, जो जमींदार जो होते थे, जिनके पास 1000 एकड़, 1200 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़ जमीन होती थी, अब इनका पावर थोड़ा सा रिड्यूस होना चालू हो गया। The unification of Germany in 1871 led to setting up the large factories and the opening of new mines. जैसे ही जो है क्या हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी में जो है एक बहुत फेमस आदमी था बिस्मार्क करके, ठीक है। बिस्मार्क, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जर्मनी या इटली में को यूनिफाइड करने का काम किया था बिस्मार्क ने, ठीक है। तो बिस्मार्क ने क्या किया, 1871 में वो जो जितने भी 39 स्टेट्स थे सबको जो है क्या कर दिया, एक साथ मिलाकर जर्मनी बना दिया, ठीक है। अब जब जर्मनी बन गया 1871 में, तो उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है बननी चालू हो गई, और वहां पर इसके अलावा नए नए जो है माइंस भी जो है क्या होने लगे, ओपन होने लगे। लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल फाउंड वर्क इन दीज न्यू एंटरप्राइजेस। इसके अलावा जो लोग जो पहले बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे, इन फैक्ट्रीज के ओपन होने के कारण उनको जॉब जो है मिलना चालू हो गया। द फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो बिकम इंटरप्राइजिंग फार्मर्स एडॉप्टिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे या फार्मर्स जो होते थे, अब उन्होंने भी क्या किया, एग्रीकल्चर करने का जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब मॉडर्न तरीके से वो एग्रीकल्चर जो है करने लगे। As a result, agricultural production rose and they sold their produce in the national and international market. अब जब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज हो गया, तो इसके कारण से अब उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को जो है नेशनल, अपने जर्मनी के ही मार्केट में, इसके अलावा जर्मनी के बाहर दूसरे कंट्रीज में भी अपने सामान को जो है बेचने के लिए जो है क्या करने लगे, मार्केट में इन लोग लाने लगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो जब आपकी जरूरत 10 क्विंटल की है और आपने 50 क्विंटल का प्रोडक्शन किया, तो बाकी 40 क्विंटल को बेचोगे कि नहीं, वही काम जर्मनी के फार्मर्स भी जो है करने लगे। As pointed out earlier, Germany had to compete with the Britain to industrialize and become powerful. अब सबसे पहले हमने डिस्कस यही किया था कि जर्मनी के सबसे बड़े पावर, मतलब सबसे बड़ा कंपटीशन किससे था, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को हराना, जो कि इम्पॉसिबल था एक तरीके से, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, द जर्मन रूलर्स फोकस्ड ऑन दोस इंडस्ट्रीज दैट ब्रिटेन हैड नॉट डेवलप्ड। तो जब इनको फील हो गया कि ब्रिटेन को हरा पाना पॉसिबल नहीं है, ब्रिटेन जिस जिस फील्ड में अपना काम कर रहा है उस फील्ड में तो उनको हराया नहीं जा सकता। जैसे कपड़े का बिजनेस हो रहा था, तो कपड़े के बिजनेस में ब्रिटेन को हराना इम्पॉसिबल था। उसके अलावा और भी जो जो टॉयस वगैरह जो भी सामान बनते थे, उन सामान में ब्रिटेन को हरा पाना पॉसिबल नहीं था। तो जर्मनी ने क्या फोकस किया, यही सही क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप सामने वाले को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं हरा सकते, तो आप दूसरा फील्ड चूज करो जिस फील्ड में वो नहीं है। तो वही काम जर्मनी ने भी किया। उनको पता चल गया कि ब्रिटेन को हराना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने उन फील्ड पर फोकस करना चालू किया जहां पर ब्रिटेन फोकस नहीं करता था, ठीक है। इन दोज डेज देयर वर न्यू 3 एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उस समय ऐसे 3 नए एरिया थे जहां पर ब्रिटेन जो है अपना फोकस नहीं किया हुआ था। वो 3 एरिया थे जहां पर जर्मनी जो है फोकस कर सकता था, जिसमें उसको ब्रिटेन से कंपटीशन नहीं मिलने वाला था। वो 3 नए एरिया कौन से थे, एक तो था केमिकल इंडस्ट्री, दूसरा था हैवी मशीनरी, और तीसरा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। ये 3 फील्ड ऐसे थे जहां पर ब्रिटेन अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर पाया था। तो एक तरीके से जर्मनी के पास ये 3 फील्ड नए ऑप्शन दिखे कि इस 3 फील्ड में ब्रिटेन का कंपटीशन कम रहेगा, तो हम इस फील्ड पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब देखो केमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। The chemical industry produced synthetic fertilizers, synthetic dyes, pharmaceuticals, photographic chemical, plastic, synthetic fiber and new types of explosive. ये जो केमिकल इंडस्ट्री था, इस केमिकल इंडस्ट्री में जो है फर्टिलाइजर बनता था, नए नए दवाइयां बनती थी, फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनती थी, फोटोग्राफिक केमिकल्स बनते थे, प्लास्टिक बनता था, फाइबर बनता था, नए तरीके के एक्सप्लोजिव बनते थे। तो ये सब काम इस केमिकल इंडस्ट्री के अंडर में स्कोप दिख रहा था उन लोग को। हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, हैवी मशीनरी का मतलब क्या होता है, जहां पर जो है बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल मशीनें बनाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल मशीनें मतलब जैसे थ्रेशर्स हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इस तरीके के मशीनरी सामान जो है वहां पर जो है
बनाए जाते थे। तीसरा फील्ड क्या था? द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री वॉज डेवलपिंग रैपिडली विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। उस समय 19th सेंचुरी के एंड में उस समय जो है थॉमस एडिशन करके या थॉमस एल्वा एडिशन करके एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत ही एकदम जो है क्या किया था, वंडरफुल वर्क किया गया था। तो उस समय जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, प्रमोशन हो रहा था। तो तीसरा जो रास्ता जर्मनी के सामने था वो था इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कुछ नया किया जाए। Among the foremost invention of time was the American inventor Thomas Alva Edison. In addition, around 1850, the railway and the steamship also emerged as an important area of the capital investment. और इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिशन ने, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, उसके अलावा ये तो तीन फील्ड उनके पास थे ही। जर्मनी के पास तीन नए दरवाजे थे, जिस दरवाजे पर जो है ब्रिटेन नहीं पहुंच पाया था अभी। वो तीन कौन कौन से थे? केमिकल था, हैवी मशीनरी था और इलेक्ट्रिसिटी था। चौथा उनके पास एक और ऑप्शन दिख रहा था कि रेलवे में जो है और किस तरीके से उसका मॉडर्नाइजेशन जो है किया जा सकता है। तो ये तीन चार ऑप्शन जो है जर्मनी के पास नए नए थे, जिस पर वो क्या कर सकते थे, काम जो है कर सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग यहां से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।